हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने देखा था कि जो कार्बन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है उसका कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस किया था। हमने वहाँ देखा था कि भाई जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है या जो आप जिसे कार्बन ऑक्सीडेशन कह रहे हैं उसमें जो हमने एरोबिक, एनारोबिक और ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी फर्मेंटेशन वगैरह के बारे में थोड़ा शॉर्टकट में देखा था। देखिए, जब भी हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़े या एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़े या फर्मेंटेशन पढ़े, इन तीनों प्रक्रियाओं में जो एक कॉमन स्टेप होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सिंपली ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस एक कार्बन ऑक्सीडेशन का ऐसा स्टेप है जो स्टेप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ये प्रोसेस एज इट इज फंक्शन करता है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग fermentation and anaerobic respiration, I decided to teach you ग्लाइकोलाइसिस। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, उसके बाद हम फर्मेंटेशन या जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेसेस हैं उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि मैं ग्लाइकोलाइसिस को आपको इस तरीके से समझा दूं कि आप एक दो बार उसे अगर लिखोगे और थोड़ा चीज़ों को रिवाइज करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा आज का इस क्लास का मोटिव ये रहेगा कि ग्लाइकोलाइसिस में एक्चुअल में होता क्या है, कौन सी चीज़ें किस चीज़ में कन्वर्ट होती है, ये आपको समझ में आ जाए। लर्न कर लेना मतलब जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए क्या क्या कन्वर्जन जो है वन स्टेप से अनदर स्टेप में हो रहा है, अगर आप ये समझ जाओगे तो चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो लेकिन आपको एट द लास्ट ऑफ वीडियो अगर आप लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी रहती है। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस समझने के पहले एक छोटी सी चीज हम और समझ लेते हैं कि आखिर ये ग्लाइकोलाइसिस जैसा वर्ड आया कहाँ से। हम तो अभी कल तक कार्बन ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे, तो ये एक नया शब्द ग्लाइकोलाइसिस कहाँ से आ गया। देखिए, जब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में तो वहाँ पे हमें रेस्पिरेशन मतलब कि जब हम कहते हैं कि हम कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स या जिसे हम ग्लूकोज कह रहे हैं, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे अगर हम एक जो सिंपल रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन है अगर उसे हम लेके चले तो इससे जो है CO2 और H2O जो बनता है और जो आपकी एनर्जी बनती है, जो हीट बनता है, ये सब अगर सारा जो फॉर्मेशन यहाँ से इसका इस फॉर्म में जो कन्वर्जन है, इसके लिए कुछ स्टेप्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ स्टेप्स में हो कि ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो अगर हम फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप चलती है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद वहां पे एंड प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो जाता है और वहां पे जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो CO2 और कोई आपका ऑर्गेनिक एसिड या कह सकते हैं कि कोई और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है इंस्टेड ऑफ H2, ठीक है, और वहाँ पे एनर्जी कम सिंथेसाइज होती है। लेकिन अगर हम बात करें रेस्पिरेशन में जो एरोबिक और एनारोबिक मेथड है, वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारा जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो फर्दर किसी और प्रोसेस में एंटर करता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो फर्दर अनदर प्रोसेस में एंटर करेगा और वहाँ पे वो चीज़ें परफॉर्म करेगा। तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद एक स्टेप आता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल, जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल क्या है, ये एक साइक्लिक जो है कन्वर्जन होता है और वहाँ पे जो स्टार्टिंग का प्रोडक्ट होता है और जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो एक दूसरे से साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए इसका नाम है साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल चलता है और सबसे लास्ट में हमारे पास एक जो कह सकते हैं एक और प्रोसेस चलता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी ये सब चीज़ें अगर आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तो एंड जब हम इस यूनिट को एंड कर देंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत डिटेल से सब कुछ पता होगा। मैंने अभी तक सिर्फ इतना कहा कि आज हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने वाले हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, कहाँ से ये टर्म आया, कैसे हमें इसको पढ़ना है या क्यों पढ़ रहे हैं, इन सब को समझने के लिए हमें थोड़ी सी इसकी भूमिका बनानी होगी। भूमिका बनाने के लिए मैंने कहा कि जो रेस्पिरेशन या कार्बन ऑक्सीडेशन की कोई भी मेथड्स होती है उसमें जो सबसे कॉमन एक स्टेप होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा क्या होता है कि हमारा ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है, अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो ये 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद
अगर वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है या कोई और प्रोसेस है तो उसका अलग अलग फेट हो जाता है। लेकिन सामान्यतः जब हम एक यूकैरियोटिक या कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिस्पायरेशन की या कार्बन ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, तो उनके अंदर ये 3 स्टेप मुख्यतः चलते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये 3 स्टेप चलती हैं। एक सिंपल सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत सारे प्रोकैरियोट्स भी होते हैं जो कि ऑक्सीजनिक मतलब कि ऑक्सीजनिक जो है रिस्पायरेशन करते हैं, और कुछ ऐसे यूकैरियोट्स सारे ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजनिक रिस्पायरेशन करते हैं। तो वो चीज़ हम समझ लेते हैं कि अगर कोई प्रोकैरियोट है तो उसमें ये स्टेप कहाँ चलेंगे और कोई यूकैरियोट है तो उसमें ये स्टेप कहाँ चलेंगे। मतलब कि अभी आपको ये समझना है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये आपके सेल में कहाँ होगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सेल में कहाँ होगा, क्रेब्स साइकिल सेल में कहाँ होगा, तो ये चीज़ हम समझते हैं। इसके लिए हम एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक यूकैरियोटिक कोशिका है। कैसी कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या है कि हमारे पास न्यूक्लियस होगा, हमारे पास इसके अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा। जिन जिन स्ट्रक्चर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोसेस को समझने के लिए हम बस वही स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है और ये हमारे पास पूरा का पूरा सेल है। तो एक बार राइट डाउन कर लेते हैं कि मतलब इनको आइडेंटिफाई कर देते हैं। ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और ये है हमारे पास, सपोज कर लेते हैं ये है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेंशन करना यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट मैं समझ रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये डिफरेंशिएट कराना चाहती हूँ कि ये हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा कि जब ग्लूकोज को हम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं जिससे CO2 H2 एनर्जी वगैरह सिंथेसाइज होती है, इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। जो फर्स्ट स्टेप है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। जो फर्स्ट स्टेप है कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। जो सेकंड स्टेप है, जो मेजर सेकंड स्टेप है, उसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। हालांकि इसके बीच में भी एक छोटा सा स्टेप रहता है, अगर वो स्टेप कंप्लीट ना हो तो ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट नहीं हो पाएगा, वो भी हम देखेंगे डिटेल में। और लास्ट में जो आपका चीज़ है वो है, लास्ट में जो स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये 3 मेजर जो है स्टेप्स जो है वो इस तरीके से रन करते हैं। अब हमें ये समझना है कि ग्लाइकोलिसिस किसी सेल के अंदर कहाँ होता है, क्रेब्स साइकिल किसी सेल के अंदर कहाँ परफॉर्म होता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी सेल में कहाँ परफॉर्म होता है। अगर आपने क्लास 11th की बायोलॉजी ढंग से पढ़ी है तो आपको ये चीज़ पता होगा, और आपने अगर जूलॉजी में भी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो भी ये चीज़ आप समझते होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है साइटोप्लाज्म में। ये जो रीजन है ये आपका क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म के अंदर आपका कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होता है? द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। मतलब कि एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में टूट जाता है या उसका पार्शियली ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिर इस प्रोसेस के बीच में थोड़ी एनर्जी बनती है और कुछ ऐसे सबस्ट्रेट बनते हैं जो आगे चल के एनर्जी सिंथेसाइज करेंगे। सॉरी, कितनी एनर्जी बनती है, क्या होती है, ये हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि कौन सी स्टेप कहाँ पे परफॉर्म होती है। उसके बाद हमने देख लिया कि यहाँ से हमारे पास जो ग्लूकोज था, जो सपोज करते हैं कि हमारे पास जो ग्लूकोज था वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब होता क्या है कि ये पायरुवेट का जो मॉलिक्यूल है ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, और ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए इस पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटिल कोएंजाइम में। नहीं समझ में आया क्या होता है, कैसे होता है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। भी समझ लीजिए कि ये बड़ा मॉलिक्यूल था, ये इसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो हमने इसको छोटा साइज करके एडजस्ट करके कहाँ पे एंटर करा दिया? जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स थी। क्या थी? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। आप सबको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन है। इसके पास अपना डीएनए होता है, इसके पास अपना राइबोसोम होता है, इसके पास अपना रेप्लिकेटिंग मैकेनिज्म होता है, और ये क्या करता है? सेलुलर रिस्पायरेशन में हमारी सेल को हेल्प करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता हो। आइदर ये प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, हर प्लांट बॉडी, हर यूकैरियोटिक सेल के पास आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। तो हमने क्या देखा कि जो पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम बना था, ये एसिटिल कोएंजाइम कहाँ पे एंटर कर लेता है? ये एंटर कर लेता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब होता क्या है कि हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल है, जो सेकेंड स्टेप है,
जो क्रेब्स साइकिल है वो परफॉर्म होती है या वो कंप्लीट होती है इनसाइड द मैट्रिक्स, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स वाला रीजन है वहां पे हमारे पास क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होती है। क्रेब्स साइकिल कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट वाला स्टेप है जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, वो होता है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे हमारा जो स्टेप कंप्लीट होता है इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसी को इन शॉर्ट हम ETS कहते हैं, जिसके फलस्वरूप जो हमारे पास NADH या FADH2 का फॉर्मेशन होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे हमें ATP का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो सिंपल सी चीजें आपको समझ में आ गई कि रेस्पिरेशन या एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंप्लीटली अगर ऑक्सीडाइज करना हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो 3 स्टेप चलते हैं। पहला आपके पास ग्लाइकोलिसिस है, दूसरा आपके पास क्रेब्स साइकिल है, तीसरा आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगर ग्लूकोज की हम बात ग्लाइकोलिसिस की हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में ये ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है वो साइटोप्लाज्म में होती है। सेकंड में क्रेब्स साइकिल की अगर हम बात करें तो क्रेब्स साइकिल की जो प्रोसेस होती है वो क्या होता है कि पाइरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम में और ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, और ये जो मैट्रिक्स है ये कन्वर्ट होती, यहाँ पे जो है आपका क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होता है। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप जो भी NADH, FADH इन सब का फॉर्मेशन होता है, ये सब जो है वो फिर जाके ETS साइकिल में एंटर करती है, या सॉरी ETS सिस्टम में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करती है, जिसके फलस्वरूप ATP का फॉर्मेशन होता है और आपको पूरी जो 30 या 32 ATP जो सिंथेसाइज होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP के ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से वो आपको कंप्लीटली मिल जाती है। अब बात आती है कि अगर ये कोशिका यूकैरियोटिक ना हो के प्रोकैरियोटिक कोशिका होती तो क्या होता। अगर ये कोशिका प्रोकैरियोटिक होती तो आपको पता है कि अगर ये हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कोई ऑर्गेनल्स नहीं होता। अगर ये कोशिका एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका होने के बाद भी अगर इसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है रिस्पायरेशन की प्रक्रिया या ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया करने के लिए, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित है तो तीनों स्टेप्स चलेंगे। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं, उनको लगता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके अंदर ये स्टेप्स नहीं चलेंगे क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, या कुछ ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि बहुत सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पायरेशन को शो करते हैं। अगर कोई प्रोकैरियोट्स भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन को कंप्लीट करता है तो ऐसी प्रोसेस में आपको ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, हमारी यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों के लिए नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पे क्रेब्स साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो क्रेब्स साइकिल जैसा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो जो क्रेब्स साइकिल होती है वो भी साइटोप्लाज्म में चलती है, और जो आपका ETS होता है वो कहाँ पे चलता है, इसकी जो मेम्ब्रेन, जैसे ये आप मीजोजोम वगैरह आपने पढ़ा होगा ना कि मीजोजोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, ऐसी चीजें हमने पढ़ी है। तो ये मीजोजोम जो है यहीं पे आपका ETS साइकिल रन करता है। तो हम जब भी ये साइकिल पढ़ेंगे या सब चीजें पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से रिलेट करेंगे कि प्रोकैरियोट्स अगर है तो वो चीजें यहाँ परफॉर्म हो रही है, अगर यूकैरियोट है तो चीजें यहाँ परफॉर्म हो रही है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से मतलब आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अक्सर एग्जामिनर पूछते हैं कि क्यों जो है जो क्रेब्स साइकिल है वो इनसाइड द मैट्रिक्स ही होता है या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में ही होता है। तो आपका सिंपल सा आंसर है कि जो एंजाइम्स या जो कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है हमारे प्रोसेस के लिए क्रेब्स साइकिल के लिए, वैसी कंडीशन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, वो सारे एंजाइम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये जो प्रोसेस है ये इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है। और अगर कोई पूछे कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में क्यों होता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो मल्टी स्टेप में अलग अलग जो आपको हार्मोन्स चाहिए होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो कहाँ पे वैसा एटमॉस्फेयर है जिस एटमॉस्फेयर में वो रिएक्शन हो सकता है वहां पे वो रिएक्शन परफॉर्म होता है। सिंपल सी चीजें समझ में आ गई होगी इतनी। अब हम डिटेल में अपना ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। इतनी चीज समझ में आ गई ना कि कहाँ पे होगा। अगर हमारे पास यूकैरियोट्स है तो ग्लाइकोलिसिस आपका साइटोप्लाज्म में होगा, क्रेब्स साइकिल आपका माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका कहाँ पे होगा, जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वहां पे। और वहीं पे अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल साइटोप्लाज्म में होगा, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की वहां पे ETS साइकिल परफॉर्म होगी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। तो मैं आपको ग्लाइकोलिसिस के 1 बाय 1 स्टेप्स को पहले 1 बाय 1 करके लिख के दिखाऊंगी कि कैसे चीज़ें होती हैं, क्या क्या कन्वर्जन्स होते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूले में भी क्या परिवर्तन होता है, हम वो भी देखेंगे। उसके बाद मैं आपको जो स्लाइड में लिखी गई चीज़ें हैं वो दिखा दूंगी, जिससे आप अपना नोट्स बना सकते हैं। समझ में आया? तो देखिए ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें हमारे पास शुरुआत कौन करता है। यहाँ पे
शुरुआत होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। शुरुआत किससे होता है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ठीक है। और ये जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये एंड द रिएक्शन या ग्लाइकोलिसिस के एंड स्टेप में क्या करती है? ये एंड ऑफ द रिएक्शंस क्या करती है? 2 पाइरूवेट में बदल जाती है। ये 2 पाइरूवेट में बदल जाती है। अब क्या होता है, देखिए ग्लूकोज, आप सबको पता होगा कि ग्लूकोज के पास कार्बन जो है उसका नंबर 6 होता है। 6 कार्बन कंपाउंड आपका होता है ग्लूकोज। और जो पाइरूवेट होता है ये आप जान लीजिए कि 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है। इसका मतलब है कि हमने शुरुआत की थी 6 कार्बन के एक सिंगल कंपाउंड से और वो लास्ट में क्या होती है? 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हम इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना और उसकी वजह से जो एनर्जी बनती है या जो चीज़ें हमें मिलती हैं उससे हम अपना यूज़ करते हैं। तो यही आपका ओवरऑल क्या है? ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है। होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, तो ये एक प्रकार का ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेप है जहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हम 2 पाइरूवेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर ये रिएक्शन जो है ये ऑक्सीजेनिक कंडीशन में हो रहा है, मतलब चीज़ें आगे जाएंगी, तो आपको 8 ATP मिलेगा। और अगर ये जो है अनऑक्सीजेनिक कंडीशन में हो रहा है तो आपको यहाँ पे टोटल 2 ATP का गेन देखने को मिलता है। आपको ये सब चीज़ें लास्ट में ग्लाइकोलिसिस का जब हम कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी पहले हम स्टेप पे ध्यान देते हैं। देखिए ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है ये 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। क्या कहा मैंने कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो 10 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। 10 स्टेप्स में ये प्रोसेस पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक लिखा लिखाया चार्ट लाके दिखा देती और बोल देती कि इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, तो ये काफ़ी इजी हो जाता मेरे लिए, लेकिन आपको समझने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता। इसलिए हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 एक एक करके सब कुछ लिखेंगे यहाँ पे, किससे क्या बन रहा है, क्यों यही बन रहा है, ऐसा बनने का क्या फ़ायदा है, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले प्रक्रिया स्टार्ट होती है ग्लूकोज से। हाँ, मैंने आपको बताया ना 10 स्टेप होता है। अब इन 10 स्टेप्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला जो है ये भी 5 स्टेप्स की प्रोसेस है और दूसरा भी 5 स्टेप्स की प्रोसेस है। अब सिंपली आप समझ सकते हैं कि हमने क्या किया कि 10 स्टेप में कोई प्रक्रिया कंप्लीट हो रही थी, उसमें से किसी आधार पर इनको 2-2 भाग में बांट दिया। किस हिसाब से बांटा कि ये जो 5 स्टेप है यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, या प्रिपरेटरी फेज ये होता है, इसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। और ये क्या है, एनर्जी फॉर्मेशन। यहाँ पे एनर्जी जो है फॉर्म्ड होती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इस स्टेप में। मतलब कि शुरुआत की जो 5 स्टेप्स होती हैं यहाँ पे आपको मेहनत करनी होगी, प्रिपरेशन करनी होगी, थोड़ी एनर्जी भी लगानी होगी, लेकिन लास्ट में आपको 5 स्टेप में फायदा होगा। ये सिंपल सी चीज़ समझ में आ गई। आप सिंपल सी एनालॉजी देख सकते हैं, जैसे हम जब पढ़ाई करते हैं, हम फीस देते हैं, हम अपने नोट्स बुक्स वगैरह खरीदते हैं, बुक्स खरीदते हैं, बहुत सारा खर्चा करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं। उसके बाद जब हम लाइफ में कहीं सेटल हो जाते हैं तो उसका इनकम हमें जनरेट होते हुआ दिखता है। या फिर आप कुछ भी करते, कोई कोर्स करते, कुछ भी सीख रहे हैं, तो पहले आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, फिर आपको उसका रिटर्न्स मिलना होता है। तो वैसे ही ग्लाइकोलिसिस में पहली 5 स्टेप में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और लास्ट के 5 स्टेप में हमको रिटर्न मिलता है। सिंपल सी चीज समझ में आ गई। अब पहले हम स्टार्टिंग के 5 स्टेप को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट के 5 स्टेप को भी एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्टिंग के जो 5 स्टेप है, जिसे हम प्रिपरेटरी फेज कह रहे हैं, उसको समझना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है आपके उसी जाने माने भाई साहब के साथ जिसको नाम हमने दिया है ग्लूकोज। और अब आपको ग्लूकोज को क्या करना है, पाइरूवेट में कन्वर्ट करना है, ये आपको देखना है। लेकिन कैसे कैसे क्या क्या बीच में बनता है वो देखना है। ग्लूकोज को एक बार यहाँ पे हम लोग इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्लूकोज का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको इस तरीके से ग्लूकोज का केमिकल स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो याद कर लीजिए, ठीक है। ये है आपका, मैं सब कुछ देखिए मैं यहाँ पे जो केमिकल स्ट्रक्चर बनाऊंगी उसमें बस वही चीजें मेंशन करूंगी जो कि चेंज हो रहा है या जो ग्लाइकोलिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे बायो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये कार्बन नंबर 1 है मेरा, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है, और यहाँ पे हमारे पास कार्बन नंबर 6 है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया। तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है ग्लूकोज से, तो हमने सबसे पहले ग्लूकोज ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही डायग्राम अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप जो है समझ पाओगे कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। जो नाम आप लिख रहे हो ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो एक्चुअल में क्या कन्वर्जन होने की वजह से हो रहा है, वो चीज़ आपको समझ में आएंगी। तो जो पहला स्टेप होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन स्टेप।
पहले स्टेप को क्या नाम देते हैं? फॉस्फोराइलेशन स्टेप, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है। पहले स्टेप का क्या नाम है? फर्स्ट स्टेप का नाम आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि ये फॉस्फोराइलेशन स्टेप है। फॉस्फोराइलेशन स्टेप का क्या मतलब है कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया जा रहा है ग्लूकोज के ऊपर। तो हमने ग्लूकोज के ऊपर क्या किया? फॉस्फेट ऐड किया। तो होगा क्या कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे ग्लूकोज से क्या बन रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, इसके लिए फॉस्फेट आया कहाँ से? एक बेचारे एटीपी भैया थे, इनसे हमने कहा कि भाई अपना एटीपी दे दीजिए और हमको क्या करिए, आप बेचारे ने अपनी एटीपी दे दी और ये एडीपी में कन्वर्ट हो गया और इसका जो फॉस्फेट था वो इसमें यूटिलाइज हुआ। क्योंकि आपको पता है ट्राई फॉस्फेट में 3 फॉस्फेट होते हैं और एडेनोसिन डाई फॉस्फेट में 2 फॉस्फेट होते हैं। तो वहां से एक फॉस्फेट ऐड हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब ग्लूकोज के ऊपर ये फॉस्फेट ऐड हुआ। करवाया किसने? मतलब जैसे होता है ना कि शादी होती है या कुछ भी रिलेशंस बनते हैं तो कोई बीच में मिचौलिया होता है, कभी कभी फ्रेंड्स लोग हो जाते हैं, कभी पंडित जी लोग हो जाते हैं, कभी मैट्रिमोनियल साइट्स वाले जाते हैं, तो मिलके कोई ये काम करवाता है। तो कौन ये काम करवा रहा है? जो ये काम करवा रहा है उस एंजाइम का क्या नाम है? उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेस। और ये हेक्सोकाइनेस अकेले काम नहीं कर रहा है, इसको काम करने के लिए मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये 2 जो आयंस होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पहला स्टेप हो गया। क्या कहा मैंने कि जो पहला स्टेप है इसमें ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट ऐड करना है, इसलिए इस प्रोसेस का क्या नाम है? फॉस्फोराइलेशन। मतलब जब भी किसी भी चीज पे फॉस्फेट ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि ग्लूकोज पे उसका जो 6वां कार्बन है उसके ऊपर फॉस्फेट ऐड कर दिया। फॉस्फेट आया कहाँ से? एक एटीपी को पकड़ा हमने और उसका एक फॉस्फेट छीन के जो है ग्लूकोज को दे दिया और बेचारे को एटीपी बना के बाहर कर दिया। करवाया ये काम किसने? हेक्सोकाइनेज ने करवाया। किसके साथ मिलके? मैग्नीशियम और मैंगनीज आयन के साथ। जो बाइवैलेंट आयंस होते हैं मैग्नीशियम और मैंगनीज, इनकी उपस्थिति में हेक्सोकाइनेज एक्टिवेट हुआ और उसने जो है कि एटीपी से एक जो है कि फॉस्फेट छीन के ग्लूकोज के 6वें कार्बन पे पकड़ा दिया। ठीक है, ये स्टोरी दिमाग में क्लियर हो रही? क्या कहा मैंने कि हो क्या रहा है कि ग्लूकोज के जो 6वां कार्बन है उसके ऊपर हमें एक फॉस्फेट ग्रुप देना है। ठीक है, अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है आएगा कहां से? हमने क्या किया कि हेक्सोकाइनेज को बुलाया और हेक्सोकाइनेज ने अपने साथ में मैग्नीशियम और मैंगनीज को ले आए। इन लोगों ने क्या किया कि एटीपी से एक फॉस्फेट को छीना और क्या किया? ग्लूकोज के 6वें कार्बन पे फेंक दिया या दे दिया उसको कि लो भाई तुम ले लो, इसका हम लोग छीन के तुमको दे रहे हैं। तो इसने क्या किया कि उसका लाके उसको दे दिया। तो एंजाइम क्या है? हेक्सोकाइनेज। आयन कौन से होने चाहिए? मैग्नीशियम और मैंगनीज। प्रोसेस क्या कहलाती है? फॉस्फोराइलेशन। बना क्या? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये चीज समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं कि ग्लूकोज तो था लेकिन ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में अंतर क्या है? कुछ खास अंतर नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं इस तरीके से। हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, थोड़ा अगर फिगर ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे जो CH2OH था अब उसके स्थान पे CH2OP हो गया। और ये जो P है, आपको यहाँ पे जो P दिखाई दे रहा है, यही P जो है यही वो फॉस्फेट है जो कि ATP से लिया गया है। समझ में आ गया कि 6वें कार्बन के ऊपर, ये जो 6ठा कार्बन है इसके ऊपर हमने क्या किया? फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। ये पहला स्टेप पॉलीमराइजेशन वाला कंप्लीट हो गया। एक और चीज याद कर लीजिए कि कभी कभी, या हम कह सकते हैं कि जो लिवर सेल्स होती हैं या जो आपकी पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स होती हैं, इन सेल में हेक्सोकाइनेज का एक मिलता जुलता भाई रहता है जो काम ऐसा ही करता है, लेकिन उसने अपना नाम जो है ग्लूकोकाइनेज रख दिया है। ठीक है, नाम बदल गया है। उसकी एक्टिविटी या उसकी फंक्शनैलिटी इनसे थोड़ा ज्यादा होती है, थोड़ा फास्ट काम करता है, लेकिन काम यही करता है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट कर देता है। तो अगर कभी हेक्सोकाइनेज की जगह ग्लूकोकाइनेज दिखे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए
इस प्रोसेस के होने से फायदा क्या हुआ? आप सबको पता है कि जो फॉस्फेट होता है उसके ऊपर एक माइनस चार्ज होता है। जो फॉस्फेट होता है वो अपने साथ में नेगेटिव चार्ज लेके चलता है। फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ग्लूकोज नहीं जा पाता। मतलब कि ग्लूकोज से जब हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया तो इससे क्या हुआ कि ग्लूकोज के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो गया। और आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चार्ज जो चीजें होती है, जो चीजें पे कोई आयन होता है, कोई चार्ज होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस नहीं कर पाती। तो ऐसे प्रोसेस में हमने क्या देखा कि हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से एक एटीपी तो लगा, लेकिन अब ये ग्लूकोज इस कोशिका को, साइटोप्लाज्म को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। अब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये क्या करता है, अपना भेस बदल देता है। अब किसी का फॉस्फेट छीन के भागे हो तो वो खोजेगा, तुमको पकड़ने के, पीटने के लिए भी पकड़ेगा। तो ये क्या करता है, सोचता है अपना भेस ओस बदल दे, थोड़ा सा इधर उधर कर ले, बाल थोड़ा दाढ़ी वाड़ी लगा ले, तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इससे क्या होगा, करवाता कौन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट? उसका नाम है फॉस्फोग्लूकोकाइनेज, सॉरी फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज ये क्या करता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर। दोनों के पास 6 कार्बन होता है, इसके पास भी अभी तक 6 कार्बन है, इसके पास भी अभी तक 6 कार्बन है, और इसके पास भी अभी तक 6 कार्बन ही है। लेकिन बस क्या किया है, इसने आइसोमराइजेशन किया। आपको पता होगा कि आइसोमराइजेशन क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, बस पोजीशन चेंज हो जाता है। तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कर दिया। अब ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर में क्या कन्वर्जन होगा, हमने यहाँ पे इस तरीके से फ्रक्टोज बना दिया। ठीक है, ये है पहला कार्बन, यहाँ पे पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन है। ये हो गया हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो 6 फॉस्फेट है, इसका मतलब है कि छठे कार्बन पे हमने यहाँ पे CH2O और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप दिखा दिया। ठीक है, ये चीज हो गई। तो हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, और इस स्टेप का क्या नाम है, इस स्टेप का नाम है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, इसमें हुआ क्या है, कुछ भी खास नहीं हुआ है, बस ग्लूकोज को फ्रक्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। ग्लूकोज जो है वो एक प्रकार का एल्डोज होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और जो फ्रक्टोज है वो एक प्रकार का कीटोज शुगर होता है। तो सिंपली यहाँ पे एल्डोज शुगर को कीटोज शुगर में कन्वर्ट कर दिया गया है, यही चीज बस की गई है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया है। तो एल्डोज शुगर को कीटोज शुगर में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर आपको कभी मेंशन करना और लिखना तो आप लिखोगे कि आइसोमराइजेशन की प्रोसेस में जो एल्डोज शुगर थी, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जिसे हम एल्डोज शुगर कहते हैं, वो कीटोज शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। यही चीज यहाँ पे होती है, इस प्रोसेस को आइसोमराइजेशन कहते हैं। करवाता कौन है, फॉस्फोग्लूकोकाइनेज ये करवाता है। और क्या होता है, कैसे केमिकल फॉर्मूले में, ओ माय गॉड, चलिए फटाफट लिख लेते हैं। हमें फिर से बनाना होगा क्योंकि वो गलती से मेरे हाथ से इरेज हो गया। थोड़ा सा इस बार छोटा छोटा लिखेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल पाए। ग्लूकोज है, थोड़ा सा जो चीज़ हो चुकी है वो हम फटाफट कर लेते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तब तक आप लोग भी अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्जन होके क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। प्रोसेस की नाम की अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस कहलाती है फॉस्फोराइलेशन। और ये प्रोसेस कहलाती है आइसोमराइजेशन। ठीक है, यहां पे जो केमिकल या एंजाइम्स काम करता है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। किसके साथ मिलके काम करता है, मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ काम करता है। और यहाँ पे क्या है, फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। और यहाँ पे यूटिलाइज होती है एक ADP
का सिंथेसिस होता है और एक एटीपी यूज्ड होती है, मतलब ये एटीपी से एक फॉस्फेट जो है लिया जाता है। केमिकल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ग्लूकोज था, जिसके छठे कार्बन पे हमारे पास इस तरीके से CH2OH ग्रुप प्रेजेंट था। जब इसका फॉस्फोराइलेशन होगा तो इस ग्लूकोज का जो छठा कार्बन है, ये छठा कार्बन, ग्लूकोज का जो छठा कार्बन है, ये छठा कार्बन जो है ये इस तरीके से फॉस्फेट को कंटेन कर लेगा। इसके छठे कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज में। ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज में, और इस फ्रक्टोज के ऊपर भी जो आपका छठा कार्बन है वहाँ पे CH2OP रहेगा। इस तरीके से हमारे पास इतना चीज़ हो गया है। अब क्या होगा कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे फर्दर जो है फिर से जो है फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन। अब हमने तीसरा स्टेप पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस फिर से काम करेगी, और फिर से क्या होगा कि फ्रक्टोज को एक बेचारे एटीपी का फॉस्फेट छीन के जो है इसको दिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे पास एक एटीपी मॉलिक्यूल को लिया जाएगा, उसका एक फॉस्फेट छीन के उसको एडीपी बना के बाहर भेज दिया जाएगा, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अब क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम कहेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये मॉलिक्यूल यहाँ पे सिंथेसाइज होगा। क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और ये बिस नाम पता है क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों फॉस्फेट होंगे, बिस हमेशा 2 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कहीं कहीं पे हम डाई यूज करते हैं, कहीं कहीं पे हम बिस का यूज करते हैं। बिस इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फेट प्रेजेंट है ये दोनों अलग अलग स्थान पे या दोनों अलग अलग कार्बन के साथ प्रेजेंट। अगर ये दोनों एक ही साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते तो हम वहाँ पे डाई शब्द का यूज करते। तो यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा, और करवाएगा ये प्रोसेस कौन? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। कौन करवाएगा ये स्टेप कंप्लीट? कौन करवाएगा? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। समझ में आया कि पहले हमने कहा कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आइसोमराइजेशन होकर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर पॉलीमराइजेशन होकर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा। और केमिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जैसे सिंपल सा हमने पहले फ्रक्टोज बनाया था वैसे ही हमें अभी भी फ्रक्टोज बनाना है। और हुआ क्या कि फ्रक्टोज का जो 6 कार्बन था, यहाँ पे जो 6 कार्बन था इसके ऊपर जो फॉस्फेट था, अब इसके साथ ही साथ इसका जो पहला कार्बन है इसके ऊपर भी फॉस्फेट हो जाएगा। ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो पहले कार्बन और छठे कार्बन पे, फ्रक्टोज के पहले और छठे कार्बन पे फॉस्फेट आ जाएगा, और ये प्रोसेस पॉलीमराइजेशन कहलाएगी, और सॉरी फॉस्फोराइलेशन कहलाएगी। और फॉस्फोराइलेशन अभी तक हमने क्या देखा कि 2 एटीपी का यूज हो चुका है और बना कुछ नहीं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं प्रिपरेटरी फेज है। अब ये हो गया हमारे पास पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप, और ये हो गया तीसरा स्टेप। 2 स्टेप और होते हैं, उन्हें भी फटाफट देख लेते हैं। देखिए अभी तक हमारे पास जो स्ट्रक्चर शुरुआत किया गया था वो भी 6 कार्बन का था, ये स्ट्रक्चर भी हमारे पास 6 कार्बन का है, ये स्ट्रक्चर भी हमारे पास 6 कार्बन का, और ये स्ट्रक्चर भी हमारे पास 6 कार्बन का है। अब बात आती है टूटने की। अब जो स्टेप आता है उसमें क्या होगा कि ये 6 कार्बन का कंपाउंड, जो 6 कार्बन का कंपाउंड है ये 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। और ये करवाएगा कौन? ये प्रोसेस कंप्लीट करवाता है एक एंजाइम जिसका नाम है एल्डोलेज। एंजाइम करवाएगा जिसका नाम है एल्डोलेज। तो एल्डोलेज क्या करेगा? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को ब्रेक कर देगा। 2 जो है कार्बन की 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक करेगा, जो कि 3-3 कार्बन के होते हैं। पहला मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसे हम G3P कहते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा मॉलिक्यूल जो रहेगा वो रहेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP जिसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? DHAP।
तो ये हमारे पास चौथा स्टेप हो गया। क्या कहा मैंने कि 6 कार्बन के दो मतलब 6 कार्बन का हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट था, उसने अपने आप को ब्रेक किया और 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना दिए। मान लो ये इसमें 6 कार्बन लगे थे, हमने इसको बीच में से ब्रेक कर दिया, 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर। तो पहले का हमने नाम रख दिया कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरे का नाम रख दिया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब इनके स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्या मैं कुछ इरेज कर दूं? आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ पोर्शन इरेज करके फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर हम इसकी बात करें, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की बात करें, तो ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करें तो ये एक प्रकार का कीटोन है। तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अब होगा क्या कि पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। हम इसे इरेज कर दे रहे हैं ना, एक बार हम इसको फिर से ड्रॉ कर लेंगे। केमिकल स्ट्रक्चर हम एक बार फिर से ड्रॉ कर लेंगे, पहले आप इसका रिटन वर्जन समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 कार्बन होंगे इसके पास भी, और इसके पास भी 3 कार्बन होंगे। यहाँ पे भी 3 कार्बन होगा और यहाँ पे भी 3 कार्बन होगा, ये चीज तो हमें पता है। तो थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। 3 कार्बन जो है वो यहाँ पे भी होगा और 3 कार्बन जो है वो यहाँ पे भी होगा। अब एक हमारे पास कीटोन है और एक हमारे पास एल्डिहाइड है, तो एक को एल्डिहाइड बना देते हैं और एक को क्या करते हैं, कीटोन बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कीटोन है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है। अब देखिए दोनों के पास एक एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे 3 फॉस्फेट है। तो अगर हम एक साइड से मतलब गिनती करते इधर से करते तो फॉस्फेट तीसरा वाला इधर आएगा, और इधर से गिनती करते तो इधर, तो कहीं पे भी लिख सकते हैं CH2OP ये हो गया, और यहाँ पे भी जो हमारे पास तीसरा कार्बन है इसके साथ भी हमने लिख दिया CH2OP, मतलब कि एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या है कि इसके साथ यहाँ पे इस तरीके से OH बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका 1 2 3 और यहाँ पे 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इसका भी 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इसका भी बॉन्ड कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे लास्ट में हो गया CH2OH। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये जो आपका एल्डिहाइड दिख रहा है, ये एल्डिहाइड आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। इतना चीज समझ में आ गया। अब ये आपके 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। 5वां स्टेप क्या है? 5वें स्टेप में होता ये है कि ये जो कीटोन है ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। किसके द्वारा? ट्रायोस जो है कि ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज की वजह से, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज की वजह से ये जो ढाप है जिसे हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहते हैं वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका 5वां स्टेप है, उसे भी लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तब तक आप इसे अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, फिर हम इसको एक बार रिटन फॉर्म में भी देख लेंगे। भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझा रही हूँ कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि ग्लूकोज है, पहला स्टेप जो है वो क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट ऐड हो जा रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जा रहा है। आ कहाँ से रहा है? एटीपी से लिया जा रहा है और उसे एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। एंजाइम कौन सा है? हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, और इसमें आयंस कौन से यूज हो रहे हैं? मैग्नीशियम और मैंगनीज। दूसरा स्टेप क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज में, उसने अपने आप को आइसोमराइज कर लिया, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। केमिकल फॉर्मूला सेम है, बस अरेंजमेंट इधर उधर हो गई है। तो जो हमारे पास एल्डिहाइड था वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या है, यहाँ पे जो एंजाइम काम करते हैं उसे फॉस्फोफ्रुक्टो जो है कि आइसोमरेज कहते हैं। तो ये दूसरा स्टेप हो गया जिसे हम आइसोमराइजेशन कहते हैं। तीसरा स्टेप फिर से हमारे पास फॉस्फोराइलेशन का होगा। तो फॉस्फोराइलेशन में फिर से क्या होगा कि यहाँ पे फ्रक्टोज का जो पहला कार्बन है उसके ऊपर हम एक फॉस्फेट ऐड करेंगे, आएगा कहां से? वही एटीपी से लिया जाएगा। तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में हम ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड है इसे ब्रेक कर देंगे। अब देखो भाई, किसी का बार बार संपत्ति, किसी का बार बार फॉस्फेट छीन छीन के अपने सर पे रखोगे तो तुम्हारा भी तो पाप का घड़ा भरेगा ही, तो कभी ना कभी तो तुमको भी टूटना पड़ेगा। तो इसके पाप का घड़ा भर जाता है और इसका क्लीवेज हो जाता है। तो ये चौथा स्टेप है। क्लीवेज कराता कौन है? क्लीवेज कराता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है इसका क्लीवेज कराता है, क्लीवेज कराता है एल्डोलेज, क्लीवेज कराता है एल्डोलेज, और बनता क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 2 कंपाउंड यहाँ पे बनते हैं एल्डोलेज की वजह से। तो ये दोनों जो है 3-3 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। इसका केमिकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हमारे पास, इसको मैं इरेज करती हूँ और चौथे स्टेप के ऊपर चलते हैं, ठीक है, 5वें स्टेप के ऊपर चलते हैं। जो हमारे प्रिपरेटरी फेज का जो लास्ट स्टेप है उस पर चलते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, अब यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है 3 फॉस्फेट है, ये जो है इंटर कन्वर्जन शो करता है किसके साथ? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन
फॉस्फेट। ये दोनों क्या करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं, मतलब कि जो एसीटोन है या जो कीटोन है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे जो केमिकल काम आता है उसे कहते हैं ट्राइओस, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है, फॉस्फेट, दोनों के पास फॉस्फेट है, इसलिए ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। ये क्या है? ये वो एंजाइम है जो ये एक दोनों का एक दूसरे में कन्वर्जन कराता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो हम इसके केमिकल फॉर्मूले को एक बार फिर से लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या है, 3 कार्बन इसके पास और 3 कार्बन हमारे इसके पास। ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड अगर है तो यहाँ पे इस तरीके से साथ में लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड है और यहाँ पे ये हमारे पास कीटोन है। अब हमें बस ये करना है कि फॉस्फेट को ऐड कर देना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इसके साथ भी हमने फॉस्फेट ऐड कर दिया। फॉस्फेट ऐड करने के बाद अब हमने इसके पास क्या किया, इसके पास हमने OH ऐड कर दिया, यहाँ पे H लिख दिया और अब हमें बस कार्बन को बैलेंस कर देना। तो इस तरीके से हमारा पूरा कार्बन जो नंबर है जिसका वो है बॉन्ड्स है वो बैलेंस हो गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का और वो हो जाता है आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये हमारा जो है प्रिपरेटरी फेज हो जाता है और ये इस तरीके से 5 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब रिमेनिंग 5 स्टेप है जहाँ पे हमें एनर्जी मिलेगी। अभी तक हमने काम किया है, सिंपल से रिवाइज करें तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से 3 कार्बन के 2 कंपाउंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। चौथा स्टेप हो गया। 5वें स्टेप में क्या हो गया, डाईहाइड्रोक्सी जो एसीटोन फॉस्फेट है वो एक प्रकार का कीटोन है तो वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और आगे की स्टेप में जो भी हम पढ़ेंगे वो हम इसी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को लेके पढ़ेंगे। हम एक मॉलिक्यूल का पढ़ेंगे, बाद में हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी चीजें रहेंगी वो 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएंगी। देखिए थोड़ी वीडियो भले लंबी हो जाएगी लेकिन आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो प्रिपरेटरी फेज हो गया है वो हमारा हो गया। अब हम जो है हमारा जो एनर्जी फॉर्मेशन वाले 5 स्टेप्स हैं उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया है। ये आपका छठा स्टेप होने वाला है। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो 3 फॉस्फेट है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन वाली प्रोसेस होती है, यहाँ से जो है कि आपका एक तो ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ से जो है कि आपका वाटर जो है वो रिमूव किया जाता है, या एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे एक तरीके से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो एंजाइम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, मतलब यहाँ पे डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हो रही है तो जो एंजाइम काम करेगा वो डिहाइड्रोजिनेज रहेगा। होता क्या है कि यहाँ पे जो NAD पॉजिटिव होता है, NAD पॉजिटिव होता है, ये जो है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन होता है और यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ एक तरीके से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होते हैं और साथ ही साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे जुड़ जाता है। मतलब एक बार फिर से फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया होगी, लेकिन यहाँ पे जो फॉस्फेट है वो ATP से नहीं आता है, वो फॉस्फेट आता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, वो ATP से लिया हुआ नहीं है, इनऑर्गेनिक फॉर्म से हम इसे डायरेक्टली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ जोड़ रहे हैं। अब बनेगा क्या, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, अब ये बन जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बेस फॉस्फेट। यहाँ पे पहला जो कार्बन है इसे ग्लिसरॉल्डिहाइड, लाइए लिख ही देते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फेट यहाँ पे बन जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फेट बन जाएगा। इसका मतलब है कि एक बार अगर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर लिखे तो ये है हमारे पास तीनों कार्बन, यहाँ पे हमारे पास CHO प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास OH प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास H प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे पास CH2OP प्रेजेंट है, या मतलब फॉस्फेट प्रेजेंट है। अब होगा क्या कि ये अगर यहाँ पे CHO ग्रुप है, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो कार्बन नंबर फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीसरे कार्बन पे जो है फॉस्फेट था, अब हमारे पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट ग्रुप लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास तीनों कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है और यहाँ पे एक फॉस्फेट जो आप देख रहे हैं वो तो प्रेजेंट ही रहेगा, यहाँ पे जो OH है वो प्रेजेंट रहेगा। बस होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो और ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है
इस तरीके से हमारे पास जो पहला कार्बन है, जिस तरीके से हमारे पास जो पहला कार्बन है उसके ऊपर भी एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा कार्बन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे एक और ऑक्सीजन हो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन की भी प्रोसेस हो रही है। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो हाइड्रोजन यहाँ रिमूव हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये प्रोसेस हुई। तो हमारे पास पहले और तीसरे कार्बन में क्या हुआ, फॉस्फेट जुड़ गया। तो ये हमारा छठा स्टेप हो गया। अब हम सातवें स्टेप की बात करते हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3-बिस-फॉस्फेट में से हम एक फॉस्फेट रिमूव करेंगे और यहाँ पे पहली बार हमें एटीपी बनता हुआ दिखाई देगा। तो जो हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3-बिस-फॉस्फेट था, ये अब ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये अब क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या कहीं कहीं पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट लिखा रहता है। तो चाहे ग्लिसरेट लिखा रहे चाहे ग्लिसरेट एसिड लिखा रहे, बात यहाँ पे एक ही होती है। और ये काम कराता कौन है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ये काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक एटीपी जो है वो सिंथेसाइज हो रही है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक एटीपी बन रही है। अभी तक हमने एटीपी को सिर्फ और सिर्फ यूज किया था, अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि एटीपी बन रही है। मतलब कि एक अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो एक बनेगी, अगर यहाँ पे हमने दोनों को लिया, क्योंकि हमारे पास जब क्लीवेज हुआ था तो दो हमारे पास मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के बने थे। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 एटीपी सिंथेसाइज होगी और यहाँ पे 2 NADPH सिंथेसाइज होगा। यहाँ पे 2 NADPH सिंथेसाइज होगा, 2 NAD जो है यूटिलाइज होगा। इतनी चीज समझ में आई। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो पहला कार्बन, जो अभी पहला आपके पास फॉस्फेट था पहले कार्बन पे, उसे अभी अभी तो लगाया गया था और अभी अभी इसको रिमूव भी कर दिया गया। और यही फॉस्फेट का यूज करके जो है यहाँ पे, इसी फॉस्फेट को यूज करके यहाँ पे हमारे पास एटीपी बनी है। तो ये हमारे पास पहला एटीपी का सिंथेसिस हो गया। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा, यहाँ पे 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एंजाइम का नाम लिख लेते हैं, ग्लिसरिक या ग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। तो ये काइनेज एक्टिविटी हो रही है, इसलिए यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम यूज होगा। अब यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट से हमारे पास जो एंजाइम आता है, उसे जो मॉलिक्यूल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 2-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हमारे पास तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट था, इसके पास एनर्जी कम थी, तो हमने इसको यहाँ से ट्रांसफर करके दूसरे कार्बन के यहाँ पे पहुँचा दिया। तो अब ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाता है। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमारे पास 3 कार्बन का जो कंपाउंड था, यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन का कंपाउंड था, जो फॉस्फेट यहाँ प्रेजेंट था वो फॉस्फेट हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो ये यहाँ पे CH2OH हो जाएगा और यहाँ पे जो है हमारे पास O के साथ P हो जाएगा। यहाँ पे एज इट इज जैसे था हमारे पास नेगेटिव, वैसा ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जाएगा। और कौन एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ग्लिसरेट म्यूटेज, क्योंकि उसने क्या किया है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में म्यूटेज कर दिया, इसलिए इसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब क्या होगा, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये 2-फॉस्फोपाइरोइनॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या होगा, यहां से एक वाटर रिमूव होगा और ये बन जाएगा 2-फॉस्फोपाइरोइनॉल या पायरोइनोलेट या पायरोइनोलिक एसिड, कुछ भी आप लिखे, 2-फॉस्फोपाइरोइनॉल आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से जो है एक H2O रिलीज हो जाएगा, यहाँ से जो है वो एक H2O मॉलिक्यूल जो रिलीज हो जाएगा और जो एंजाइम यहाँ पे काम करेगा उसका नाम है इनोलेज। जो एंजाइम यहाँ पे काम करेगा उसका नाम है इनोलेज। और लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास 3 कार्बन है इस तरीके से, और इस कार्बन से H2O रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CP हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड से O हो जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से चीजें रहेंगी। तो 2-फॉस्फोपाइरोइनॉल जो है ये अब एक लास्ट स्टेप में जाएगा, जो 10वां स्टेप है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, पाइरूवेट। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड जो है
पायरुवेट या पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। बनाएगा कौन? जो पायरुवेट है इसका सिंथेसिस कौन करता है? इसका सिंथेसिस करता है पायरुवेट काइनेज। नाम में क्या है? सिंथेसिस कौन हो रहा है? पायरुवेट। और क्या हो रहा है? यहाँ पे भी एक एटीपी बनती है, यहाँ पे भी हमारे पास जो है एटीपी बनती है। तो इस स्टेप में हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसे हम क्या कहते हैं? पायरुवेट काइनेज। यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? पायरुवेट काइनेज। अगर इसका केमिकल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास 3 कार्बन जैसे प्रेजेंट है वैसे प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ से फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था ही, यहाँ पे इस तरीके से हमारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे ATP बना है उस स्टेप को हम नाम दे देंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है कि ये हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। 1-2 बार रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा आप जो है नोट्स 1-2 बार लिखेंगे 10 स्टेप को कौन कौन से एंजाइम लग रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 10 स्टेप होते हैं, 5 में एनर्जी यूज होती है, 5 में एनर्जी यूटिलाइज होती है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, वहाँ से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फिर वहाँ से क्लीवेज हो जाएगा तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो है कि फिर आपका डैप बन जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में इनका कन्वर्जन हो जाएगा एक दूसरे में। उसके बाद जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, इसके साथ ही साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होंगे। यहाँ पे जो फॉस्फेट ऐड होगा वो ATP से नहीं आता। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरिक एसिड जो है कि ग्लिसरिक एसिड 1,3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। उससे क्या होता है कि NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं और साथ ही साथ 2 हाइड्रोजन बनता है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। फिर आपके पास जो ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बेस फॉस्फेट, ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जो है कि ATP आपका बन जाएगा। फिर यहाँ से इसको एनर्जी को बढ़ाने के लिए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब तीसरे कार्बन से फॉस्फेट को दूसरे कार्बन पे ले जाया जाएगा। इतना समझ में आए? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फिर एक वाटर निकाल दिया जाएगा तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम है 2-फॉस्फोपायरोइनॉल। फिर 2-फॉस्फोपायरोइनॉल से फिर एक ATP रिलीज की जाएगी जो आपके दूसरे कार्बन पे है। यहाँ पे भी आपका ATP मतलब फॉस्फेट रिलीज होगा, ATP बनेगा और लास्ट में आपके पास पायरुवेट हो जाएगा। तो ये हमने एक के बारे में देखा। अगर इसी तरीके से जो दूसरा मॉलिक्यूल जो कन्वर्ट होने के बाद बनेगा तो आपके पास यहाँ पे एक स्टेप और हो जाएगी। कितनी एनर्जी बनती है, क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको एक बार फटाफट जो है रिटन फॉर्म में चीजें दिखा देती हूँ। जब हम लोग ग्लाइकोलिसिस में रेगुलेशन पढ़ेंगे तो एक बार फिर से इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं। पहले स्टेप में हेक्सोकाइनेज, दूसरे में फॉस्फोग्लूकोआइसोनेज, तीसरे प्रोसेस में फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, चौथे स्टेप में जो क्लीवेज वाला है उसमें एल्डोलेज, पांचवा जो है ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज जहाँ पे आइसोमराइजेशन हो रहा है एसिड कीटोन का एल्डिहाइड में। फिर छठे में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज, 17वें में फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, 6वें में फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, फिर इनोलेज, फिर पायरुवेट काइनेज। इस तरीके से हमारे पास 10 के 10 एंजाइम्स के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये जो है स्टेप है क्या है? ग्लूकोज, साथ ही साथ 2 ADP, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो आपका ऑक्सीडेशन वाले छठे स्टेप में लगा था वो, और 2 NADH जो छठे स्टेप में, ये दोनों चीजें छठे स्टेप में लगी थी। ये जो ATP एक पहले स्टेप में लगा था, एक तीसरे स्टेप में लगा था और ग्लूकोज से प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। ये कन्वर्ट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी आपका पायरुवेट है, यहाँ पे भी पायरुवेट बनेगा तो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनेंगे, 2 आपका ऑक्सीजन रिलीज होगा। हमने देखा था कि 9वां जो स्टेप था वहां पे इनोल पायरुवेट का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो वहां पे एक वाटर रिलीज हुआ था। तो दोनों का अगर हम देखेंगे तो 2 वाटर रिलीज हो जाएगा, 2 ATP बन रही है, मतलब 2 बार में आपके पास 2 ATP बन रही है। उसके बाद क्या है? 2 NADH जो है वो आपका 2 NADH बन रहा है और 2 आपके पास हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन है उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे रिएक्शन जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का मतलब वगैरह दिया है। ग्लाइकोज का मतलब ग्लूकोज है, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे पार्शियल या कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। मेन आपको था स्टेप्स को समझना। यहाँ पे ये देखिए स्टेप्स को 1 बाय 1 करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले आपके पास ग्लूकोज था, एंजाइम हेक्सोकाइनेज था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। दूसरे स्टेप में आइसोमराइजेशन हुआ, फ्रक्टोज बना, फ्रक्टोज में फिर से पॉलीमराइजेशन हुआ, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना, फिर ये बना, ये देखो एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहा है। फिर ये आपके पास 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट बना, फिर ये आपको 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना, लास्ट में हमारे पास पायरुवेट मिल जाता है। ये आपका कंप्लीट स्टेप था। 1 बाय 1 करके भी देख सकते हैं केमिकल फॉर्मूले के साथ कि आपका ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
फॉस्फेट कैसे बना, ग्लूकोज नॉर्मल है, देखिए छठे कार्बन पे फॉस्फेट ऐड हो गया, मतलब कि यहाँ पे पॉलीमराइजेशन फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हुई हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में और छठवें कार्बन पे फॉस्फेट ऐड हुआ। सेकंड में अगर हम देखें तो देखिए पहले कार्बन पे हमारे पास फॉस्फेट, छठे कार्बन पे फॉस्फेट था, अभी भी है, यहाँ पे कीटोन, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्लूकोज है और अब ये जो है कीटोस शुगर में जिसे हम फ्रक्टोज कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो गया। देखिए दोनों के केमिकल स्ट्रक्चर में या बनावट में चेंजेस हो गए हैं, लेकिन दोनों का फॉर्मूला अभी भी C6H12O6 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड हुआ है, वो चीज हो गई। थर्ड स्टेप में क्या हुआ है कि देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छठे कार्बन पे फॉस्फेट था, लेकिन अब जो है सेकेंड टाइम जब पॉलीमराइजेशन होगा तो फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, वो चीज यहाँ पे दिखाई गई है। फोर्थ में हमने क्या देखा कि अब इसका क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। क्लीवेज में हमने देखा कि देखिए 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने हैं, ये एल्डिहाइड है CHO ग्रुप और ये जो है कीटोन है COO बॉन्ड वाला ग्रुप, तो ये कन्वर्जन हुआ है। देखिए यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है। अब क्या है कि ये एक दूसरे में ट्राइवोस फॉस्फेट आइसोमरेज की वजह से इंटरचेंज हो सकते हैं। देखिए किस तरीके से इनका इंटरचेंजेबल फॉर्म दिखाया गया, दोनों के स्ट्रक्चर को यहाँ पे मेंशन किया गया है। छठा जो स्टेप है यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है वो 3 कार्बन का जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके तीसरे कार्बन में ऑलरेडी फॉस्फेट लगा था, उसके पहले कार्बन में हमने फॉस्फेट लगाया और साथ ही साथ उसका ऑक्सीडेशन कराया, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। फिर चौथे स्टेप में हमने दिखाया कि किस तरीके से जो पहला कार्बन जिसमें अभी अभी हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगाया तो उसे रिमूव किया जाता है और यहाँ पे ATP सिंथेसाइज होती है। ठीक है, तो ये ATP सिंथेसिस का फेज दिखाया गया है। उसके बाद ये जो तीसरे कार्बन पे हमारे पास फॉस्फेट था उस फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है म्यूटेज की सहायता से, म्यूटेज की सहायता से, और इसे दूसरे कार्बन पे ट्रांसफर किया जाता है। फिर हमने देखा कि जो दूसरे कार्बन पे फॉस्फेट है उसके बाद जो फर्स्ट कार्बन के साथ जो OH जो H2O ग्रुप है या जो वाटर है उसे वहां से रिलीज किया जाता है और जो आपका लास्ट स्टेप है यहाँ पे आपको फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था आज की इस वीडियो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो का मोटिव मेनली था कि आपको ग्लाइकोलाइसिस याद हो जाए, समझ में आ जाए, 1-2 बार आप लोग नोट डाउन करेंगे, आपको स्टेप्स बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे। और कल हम लोग जब रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो एक बार कितनी ATP बनती है, कितना NADPS लगता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन किसे रेगुलेट करता है, किसके होने से कौन सा स्टेप चलता है, कब ब्लॉक होता है, वो सब कुछ हम लोग कल की क्लास में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।